नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए देखते हैं हिंदी विषय से संबंधित पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन-सा है? तो निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है? ऑप्शन ए बा, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी सा। तो बताएं कमेंट बॉक्स में। अघोष वर्ण की बात करें तो अघोष वर्ण कौन-सा होता है? तो अघोष वर्ण की बात करें तो वर्ग का पहला वर्ग यानी वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं और तीनों सा इसी में शामिल होते हैं। तो तीनों सा की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सा क्या है? अघोष वर्ण है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कर्कश का विलोम है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो कर्कश का विलोम क्या है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी विवेकी, ऑप्शन सी मधुर और ऑप्शन डी विनम्र। तो कर्कश कर्कश का विलोम क्या होता है? तो कर्कश मानी होती है तीखा। तो अगर बात करें कोई मधुर, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुर। तो कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर। नेक्स्ट देखें अगला। अगले की बात करें, राम वृक्ष बैनपुरी की रचना माटी की मूर्तें। तो राम वृक्ष बैनपुरी की रचना है माटी की मूर्तें, किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? तो राम वृक्ष बैनपुरी की जो रचना है माटी की मूर्तें वो क्या है? ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत और ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी रेखा चित्र और ऑप्शन डी नाटक। तो बताएं कमेंट बॉक्स में कि राम वृक्ष बैनपुरी की माटी की मूर्तें क्या है? तो माटी की मूर्तें जो हैं वो तो हो जाएगा एक रेखा चित्र। तो क्या है वो? रेखा चित्र है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब, जंजीरा और दीवार, ये क्या है? यात्रा वृत्तांत। क्या है ये? यात्रा वृत्तांत है। गेहूं और गुलाब तो ये यात्रा वृत्तांत है किसकी? राम वृक्ष बैनपुरी की। अगर हम बात करें पंख बांध कर उड़ते चलो नाटक, ये सीता माँ की अम्बपाली, ये क्या है? नाटक है किसके? राम वृक्ष बैनपुरी के। तो ये क्या है? माटी की मूर्तें एक रेखा चित्र है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए मारतंड, ऑप्शन बी मरीचि, ऑप्शन सी पतंग और ऑप्शन डी केसरी। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सूर्य के पर्यायवाची की बात करें तो मारतंड है, मरीचि है, पतंग है, दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है, आदित्य है, तरणी है, भास्कर है, ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन हम बात करें केसरी की, तो केसरी सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर केसरी की बात करें तो केसरी किसका पर्यायवाची है? तो ये शेर का पर्यायवाची है। सिंह कहें, वानर कहें, सिंह कहें, वानर कहें, वनराज कहें, केसरी कहें, मृगराज कहें, मृगेंद्र कहें, तो ये सब किसके हैं? शेर के पर्यायवाची शब्द हैं, सिंह के। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लवण का तद्भव क्या होगा? तो लवण का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए नॉन, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी क्षार। तो लवण का तद्भव की बात करें तो लवण का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा नमक। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। लेकिन नॉन, लवंग और क्षार ये इसके समानार्थी शब्द हैं, इसके लवण के। और तद्भव की बात करें तो तद्भव हो जाएगा इसका नमक। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। तो अधिमानता में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी अधि, ऑप्शन डी ता। तो बताएं अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिमानता की बात करें तो इसमें हो जाएगा अधि उपसर्ग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अधि क्या इसमें? उपसर्ग है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पक्षियों की तरह बोलना, ऑप्शन बी पक्षियों की भाषा ना जानना, ऑप्शन सी पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं और ऑप्शन डी समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो खग जाने खग की भाषा का तात्पर्य है न तो पक्षियों की तरह बोलना, न पक्षियों की भाषा जानना, न पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, बल्कि क्या हो जाएगा? समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, खग जाने खग की भाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की बात करें, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात इसका कोई दूसरा अर्थ होगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो कौन हो जाएगा? युधिष्ठिर। कौन हो जाएगा? युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन हो जाएंगे भैया? युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर अगला अर्थ नया अर्थ निकला है, तो ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन बी अलग तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष। तो बताएं कमेंट बॉक्स में। युद्ध में स्थिर रहने वाला की बात करें तो युधिष्ठिर हो जाएगा, या युधिष्ठिर की बात करें दूसरा अर्थ निकला है, तो इसमें हो जाएगा अलग तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है वह क्या कहलाता है? तो जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी रोला और ऑप्शन डी चौपाई। बताएं कमेंट बॉक्स में। तो जिस छंद में 4 चरण हो, 16 मात्राएं हो, तो वो 4 चौक 16 चौपाई। तो चौपाई में 4 पाई होती हैं, तो 4 गुणा 4 बराबर कितने हो जाएंगे भैया? 16। 4 पाई होती है उसमें, तो 16। तो 16 मात्राएं चौपाई में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा है? तो शीत ऋतु का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सी प्लस ऋतु, ऑप्शन बी सीता प्लस ऋतु, ऑप्शन सी शीत प्लस ऋतु, ऑप्शन डी शीत प्लस ऋतु। तो शीत ऋतु का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, शीत प्लस ऋतु। तो शीत प्लस ऋतु संधि विच्छेद इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें शीत ऋतु में कौन सी संधि है, तो शीत ऋतु में गुण संधि है। कौन सी संधि है भैया? गुण संधि है। नेक्स्ट देखें अगला, अगला क्वेश्चन कौन सा है? विद्युत परिपथ में विज्ञान विषय से संबंधित विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित जुड़ा होता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित जुड़ा हुआ होता है, तो किस क्रम में होता है? ऑप्शन ए उदासीन तार के साथ श्रृंखला में, ऑप्शन बी जीवित तार के समांतर में, ऑप्शन सी उदासीन तार के समानांतर में और ऑप्शन डी जीवित तार के साथ श्रृंखला में। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज का जीवित तार के साथ श्रृंखला संयोजन में जुड़ा हुआ होता है, तो जीवित तार श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती? तो कौन सी तरंग है जो निर्वात से नहीं गुजर सकती? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी ऊष्मा, ऑप्शन डी विद्युत चुम्बकीय। विद्युत चुम्बकीय। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब एक ही ध्वनि तरंगें जो होती हैं उन्हें कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। तो ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। इस प्रकार की तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये निर्वात में नहीं जा सकती। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ध्वनि तरंगों को कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब एक बार चुंबक मैग्नेट को 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता क्या होगी? जब कोई भी चुंबक है और उसको 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन ए दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आधी हो जाती है, ऑप्शन सी शून्य हो जाती है, ऑप्शन डी पूर्वता बनी रहती है। तो चुंबक को 2 भागों में तोड़ें तो फिर भी उसके क्या रहेंगे? एक उत्तरी ध्रुव रहेगा और एक दक्षिणी ध्रुव रहेगा, यानी कि उसके 2 ही पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कैसी बनी रहेगी? पूर्वता बनी रहेगी, पहले जैसी ही रहेगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, पूर्वता बनी रहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेड स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। बताएं कमेंट बॉक्स में लेड स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी की हम बात करें, उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना हिस्सा होता है? तो 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का हिस्सा होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा यौगिक है जो गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए जो घमौरी नामक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बोरिक अम्ल, ऑप्शन बी
फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन सी कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो गर्मियों में जो प्रयोग किया जाता है पसीने से बचने के लिए नाशक जो पाउडर होता है उसे कहते हैं बोरिक अम्ल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरिक अम्ल। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किया जाता है, तो वह पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है, ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल और ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह पदार्थ जिसका खाद्य पदार्थ के रूप में परीक्षण किया जाता है उसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल या सोडियम लवण। सोडियम लवण ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण। नेक्स्ट अगला देखें। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऐसे सूक्ष्मजीव जो बीमारी पैदा करते हैं, तो ऐसे सूक्ष्मजीव जो बीमारी पैदा करते हैं, ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी वाहक, ऑप्शन सी रोगाणु, ऑप्शन डी एंटीजन। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ऐसे जीव जो क्या करते हैं बीमारी पैदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ऐसे जीव जिन्हें उन्हें कहते हैं रोगाणु। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, उन्हें रोगाणु कहते हैं। अगर रोगाणु की अगर हम बात करें या इन्हें कहा जाता है पैथोजन, क्या कहते हैं दूसरी भाषा में पैथोजन। पैथोजन कहें या क्या कहते हैं इन्हें रोगाणु कहते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, पैथोजन कहें या रोगाणु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रेबीज क्या है, ऑप्शन ए कृमि जनित रोग है, ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन सी जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो रेबीज क्या है, तो रेबीज एक क्या है विषाणु जनित रोग है, ये वायरस से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ये विषाणु जनित है, विषाणु जनित। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है, तो पादप की कौन सी प्रजाति है जो पानी में कम पानी में रह सकती है, ऑप्शन ए मरुदभिद, ऑप्शन बी जलोदभिद, ऑप्शन सी मीसोफाइट, ऑप्शन डी थैलोफाइट। तो बताएं कौन सी है जो कम पानी में रह सकती है, तो उसे कहते हैं मरुदभिद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मरुदभिद को के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है जो पादप की एक प्रजाति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है किस प्रांत में स्थित है, तो अमरी एक स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो किस प्रांत के अंदर स्थित है। तो अमरी की अगर हम बात करें तो अमरी जो है पाकिस्तान के किस में, ऑप्शन ए सिंध प्रांत में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी बलूचिस्तान में। तो बताएं अमरी जो एक स्थान है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, किसके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे, ऑप्शन ए मीराबाई से, ऑप्शन बी हजरत महल से, ऑप्शन सी जीजाबाई से, ऑप्शन डी चांद बीवी से। तो बताएं शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे, तो शिवाजी जो थे वो सर्वाधिक ना तो मीराबाई से ना हजरत महल से ना चांद बीवी से, वो अपनी माता जीजाबाई से अधिक प्रभावित थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीजाबाई उनकी क्या थी माता जी का नाम था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करें कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी कुमार सिंह, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो बताएं कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो 1857 की जो क्रांति का नेता था वो कौन थे, वो थे नाना साहेब। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नाना साहेब की अगर हम बात करें नाना साहेब की, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो पेशवा बाजीराव के ये क्या थे, द्वितीय दत्तक पुत्र थे, किसके, पेशवा बाजीराव। तो पेशवा बाजीराव के ये क्या थे, दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है, भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए कोंकण तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी दीघा तट और ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है। प्रतिरोपित का मतलब होता है दोबारा उसे
दोबारा उसे उगाना। ऑप्शन ई मकई, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी सोरगुम, ऑप्शन डी ईख। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो प्रतिरोपित की बात करें, पहले धान को बोया जाता है, फिर उसकी क्या बनाती है, पौध बनती है, और उस पौध को फिर उखाड़ा जाता है, फिर खेत में लगाया जाता है, तो इसे कहते हैं प्रत्यारोपित। देखें ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धान जो है वो खेती कैसी है, प्रत्यारोपित बुआई के द्वारा होती है धान की फसल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिगसवी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है। तो सिगसवी द्वीप जो है वो किस खाड़ी में अवस्थित है। ऑप्शन ए हडसन की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब की खाड़ी, ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन डी सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो सिगसवी जो द्वीप है वो मैक्सिको की खाड़ी में अवस्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। किसमें स्थित है, मैक्सिको की खाड़ी में ये द्वीप स्थित है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए आर्द्र न्यून तापीय, ऑप्शन बी शुष्क मध्य तापीय, ऑप्शन सी आर्द्र मध्य तापीय, ऑप्शन डी ध्रुवीय जलवायु। बताएं टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। तो टुंड्रा प्रकार की जो दूसरी जलवायु है उसका नाम है ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु। और टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर नाम के हिरण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का संविधान मान्यता मान्यता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान किसकी मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन डी धार्मिक भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। बताएं कमेंट बॉक्स में भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान किसकी मान्यता प्रदान करता है। तो वो करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 30 के अंदर ये बात है। अनुच्छेद 30 के अंदर कि भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, अनुच्छेद 30 के अंदर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, नवंबर दिसंबर 2009 में भारत के किस राज्य में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। तो नवंबर दिसंबर 2009 में भारत के किस राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी केरल। बताएं कमेंट बॉक्स में 2009 में कहां पर ये हुआ था विधानसभा का चुनाव। तो वो हुआ था झारखंड के अंदर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। झारखंड में ये चुनाव संपन्न हुआ था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की बात करें, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है। तो बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी क्रेडिट, ऑप्शन सी कंप्लीट, ऑप्शन डी कॉन्टिनेंट। बताएं सी का पूरा नाम क्या है। तो सी की बात करें, इसकी सीबीसी की फुल फॉर्म क्या है, सीबीएस की। तो सीबीएस की फुल फॉर्म है कोर, 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 और बी से सी से हो जाएगा कोर, और बी से क्या हो जाएगा। तो बी से की बात करें बैंकिंग, बी से क्या हो जाएगा बैंकिंग, बी से बैंकिंग हो जाएगा, बी से बैंकिंग, सी से कोर, और ऐसे क्या हो जाएगा। तो ऐसे की बात करें ऐसे हो जाएगा सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन। एस का मतलब क्या है सॉल्यूशन। और यहां पर ये पूछ रहा है क्या कि सी का पूर्ण रूप क्या है। तो सी का पूर्ण रूप हो जाएगा कोर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा कोर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी हिंदी विज्ञान और पर्यावरण विषय से संबंधित जो 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।